हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम केएससी लिमिटेड के स्टॉक स्प्लिट के बारे में बात करेंगे और साथ में ही इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। बट दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो इसमें कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। केएसई लिमिटेड ये जो कंपनी है अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही है। ठीक है, जो कंपनियां हैं वो अपने स्टॉक को स्प्लिट इसलिए करती हैं जिससे कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाए, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाए और साथ में जो प्राइस है वो भी रिटेल इन्वेस्टर के बजट में आ जाए, सो दैट जो रिटेल इन्वेस्टर है वो शेयर को खरीद पाए। तो ये जो स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं वो 1:10 के रेशियो में कर रहे हैं। यानी किसी के पास केएससी लिमिटेड का अगर एक शेयर है तो वो अब 10 शेयर बन जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आपके 10 गुना बढ़ जाएंगे। अगर 100 शेयर हैं तो 1000 शेयर हो जाएंगे आपके। इसमें कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट दी है दोस्तों वो 28 अक्टूबर 2025 दी है। यानी 28 अक्टूबर 2025 को कंपनी चेक करेगी कि उनके जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं 28 अक्टूबर 2025 को वो इस स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि जो लोग 27 अक्टूबर तक खरीद लेंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो साथ में जो शेयर की प्राइस है वो भी कम हो जाएगी। यानी कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो सेम रहेगी, उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके 10 गुना हो जाएंगे, बट जो प्राइस है वो भी 10 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस समय इसकी जो प्राइस है वो 2689 रुपये है। अगर यही 26 अक्टूबर को सॉरी 27 अक्टूबर 2025 को क्लोजिंग प्राइस रहती है, तो नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा तो ये 10 गुना कम हो जाएगी, यानी कि 268 हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले इस कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड भी दिया था 50 रुपये पर शेयर का, जिसकी रिकॉर्ड डेट 13 सितंबर 2025 थी। यानी कि 13 सितंबर 2025 को जिनके पास ये शेयर था वो इस डिविडेंड के लिए भी एलिजिबल थे, जो कि 50 रुपये पर शेयर था। अगर इस कंपनी के बारे में और बात करें तो इसके स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसने 1 ईयर में 9.7% रिटर्न दिया है और 3 साल में 42% दिया है। तो 3 साल में ओके ओके रिटर्न दिया है। अगर 5 साल में बात करें दोस्तों तो 20% दिया है, यानी कि 5 साल में तो रिटर्न बहुत ही खराब दिया है, क्योंकि 20% से ज़्यादा तो आपका एफडी में रिटर्न मिल जाता है। और स्टॉक मार्केट में तो हम रिटर्न के लिए आते हैं, रिस्क लेते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 साल में एटलीस्ट डबल होगा पैसा, 100% रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न तो इसने खास नहीं दिया है। अगर इस समय इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों तो 2689 रुपये इसकी प्राइस है। 52 वीक लो गई थी 1765 रुपये और 52 वीक हाई गई थी 2849 रुपये। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें दोस्तों तो ये एनिमल फीड डिवीजन में वर्क करती है। ये जो जानवरों का जो चारा है वो बनाती है। के एस करके इनका ब्रांड है, तो के एस ब्रांड से ये जानवरों का चारा बनाती है। के एस हो गया, जर्सी हो गया, के एस सुप्रीम हो गया, तो इन ब्रांड से ये जानवरों का चारा बेचती है। इसके अलावा इनका दूसरा डिवीजन भी है कोकोनट ऑयल डिवीजन, जिसमें ये ऑयल प्रोसेसिंग करते हैं, ऑयल मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें नारियल का तेल हो गया, चावल की भूसी का तेल हो गया, राइस ब्रान ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, तो ये सब ऑयल भी मैन्युफैक्चर करते हैं। और तीसरा इनका डिवीजन है डेयरी डिवीजन, जिसमें ये लिक्विड मिल्क जो है वो सेल करते हैं। के एस के ब्रांड से ये मिल्क सेल करते हैं। के एस मिल्क हो गया, के एस पाल हो गया, और मिल्क प्रोडक्ट्स भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं एंड सेल करते हैं। के एस घी हो गया, के एस कर्ड हो गया, और साथ में इनका आइसक्रीम का भी बिजनेस है। ये वेस्टा आइसक्रीम के नाम से इनका ब्रांड है और ये आइसक्रीम भी मैन्युफैक्चर करते हैं एंड सेल करते हैं। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करें दोस्तों तो 862 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। एक बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है, माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। आरओई की बात करें तो 30.7 का आरओई है, तो आरओई तो अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, 30.7% का आरओई। पी बात करें 7.74 है, जबकि इसका मीडियन पी है वो 11.7 है। तो इसके हिस्टोरिकल पी से तो ये इसका जो वैल्यूएशन है वो कम लग रहा है, चीपर लग रही है। प्राइस टू बुक रेशियो देखें 2.91 का है, तो फेयर वैल्यूड लग रहा है।
कंपनी डिविडेंड देती है दोस्तों, अच्छा खासा डिविडेंड देती है, 2.97% का डिविडेंड यील्ड है। और कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.08 है, लगभग डेट फ्री है कंपनी। ठीक है। अगर कंपनी के लास्ट 3 ईयर के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो 3% का है लास्ट 5 साल का। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव है कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 5 साल का 3%, जो कि बहुत ही खराब है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें लास्ट 5 साल का, तो दोस्तों 36% है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। आरओई लास्ट 5 ईयर का अगर कंसोलिडेट देखें तो 20% है, तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें दोस्तों 7,796 है। प्रमोटर की हिस्सेदारी 23% है, बट प्रमोटर माल बेच रहा है, प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहा है, यानी कि उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। 25-26% से इस समय इसका जो प्रमोटर का स्टेक है वो 23% रह गया है। एफ आई आई 0.08% है, थोड़ा एफ आई आई पहले ज्यादा था, एफ आई आई ने भी थोड़ा अपना स्टेक घटाया है, वैसे भी बहुत ही कम है, 0.08 है। ठीक है। और बाकी सारा रिटेल एंड पब्लिक है। ठीक है। इसके अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो सबसे खराब चीज जो इसमें अभी लग रही है, सबसे जो नेगेटिव पॉइंट जो इसमें लग रहा है वो रेवेन्यू ग्रोथ का है। जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो लास्ट 5 साल की 3% है, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगा तो दोस्तों कंपनी का शेयर नहीं चलेगा। प्रॉफिट आप कितना भी कर लो, एक जो रेवेन्यू है उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकती। तो जब तक टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं आएगी तो बॉटम लाइन में ग्रोथ करने का ज्यादा दिन तक फायदा मिलेगा नहीं, शेयर की प्राइस आपकी बढ़ेगी नहीं। तो अभी ये केरला में बिजनेस करते हैं, अगर ये अपने बिजनेस को एक्सटेंड करते हैं दूसरे स्टेट्स में तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि इनका रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ मिले। बट जब तक रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा दोस्तों, तब तक शेयर की प्राइस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने का चांस बहुत ही कम है। फंडामेंटली सारी चीज़ ठीक है, बट ग्रोथ सबसे जरूरी है दोस्तों। रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगी तो शेयर की प्राइस भी नहीं बढ़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि इस शेयर में इसके बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, कुछ नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नए स्टेट्स में ये जा रहे हैं, तो चांसेज है कि इसकी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगी और शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो दोस्तों आप अपने से डिसाइड करें, खुद से रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।